दोस्तों इस वीडियो में हम यूपीएलटी ग्रेड के लिए सी प्रोग्रामिंग को जड़ से खत्म कर रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक कॉन्सेप्ट्स विद आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन से काफी ज्यादा और जो रिलेटेड टर्म्स हैं उसको देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और गाइस यार, अगर आपको कंटेंट सच में पसंद आएगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, who developed the C programming language at Bell Labs in the early 1970s। बोल रहा है कि जो C लैंग्वेज था उसको बेल लेबोरेटरी में 1970 के दशक में 1970 के शुरुआती में किसने डेवलप किया था। तो गाइस यार, सी प्रोग्रामिंग जो है वह मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं सबकी जननी है, सबकी मदर है कौन? सी लैंग्वेज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन लैंग्वेज है जो मदर है सारे कंप्यूटर के लैंग्वेजेस का? कौन है? सी लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सी लैंग्वेज है उसको कहां डेवलप किया गया? कहां किया गया? बेल लैब्स में, बेल लेबोरेटरी। और कब किया गया? 1970 में। किसने किया था? तो इसको किए थे डेनिस रिची ने। जो डेनिस रिची थे उन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया था बेल लैब्स में 1970 के शुरुआत में। अच्छा, जो जार्ने स्टोस्टुप थे वो क्या थे? वो थे सी प्लस प्लस के डेवलपर। जो सी प्रोग्रामिंग था उसको बनाया था डेनिस रिची ने, जो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, जो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया था, राइट। लेकिन जो जार्ने स्टोस्टुप हैं उन्होंने सी प्लस प्लस को डेवलप किया था। इसके अलावा जो जेम्स गॉसलिंग है, जेम्स गॉसलिंग, इन्होंने जावा को डेवलप किया था। मतलब ये फादर ऑफ जावा है या फिर डेवलपर ऑफ जावा। जो जावा लैंग्वेज हमारे पास है उसके डेवलपर कौन है? जेम्स गॉसलिंग। तो हमने क्या सीखा? जो डेनिस रिची है इन्होंने सी को बनाया, जार्ने स्टुप ने सी प्लस प्लस को बनाया और जेम्स गॉसलिंग ने जावा लैंग्वेज को डेवलप किया। अच्छा, जो केन थॉमसन थे ये क्या किए? इन्होंने यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको डेवलप किए। इसको क्या किए? डेवलप। तो एक क्वेश्चन से हमने क्या जाना कि सी लैंग्वेज क्या है? एक प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेज है जिसको डेनिस रिची ने 1970 के शुरुआती में बेल लैब्स में बनाया था, जो सिस्टम प्रोग्रामिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी में ही इंप्लीमेंटेड है। इतना चीज हम जानेंगे। इसके अलावा जो ऑप्शंस में और भी जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में जाने। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां देखो। बेल लैब्स जहां सी लैंग्वेज को बनाया गया था, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी लैंग्वेज का मेन यूज होता है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में। बी लैंग्वेज क्या है? सी से पहले की लैंग्वेज केन थॉमसन ने बनाई थी। जो बी लैंग्वेज है, जो हमारा लैंग्वेज सी आया, इससे पहले एक लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रहा था बी लैंग्वेज था जिसके फादर कौन है? केन थॉमसन, जिन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाया था। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज होता है और इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। सी को बोलते हैं क्योंकि हाई प्लस लो दोनों लैंग्वेज के फीचर्स इसमें अवेलेबल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डेनिस रिची। नेक्स्ट, इन सी प्रोग्रामिंग which of the following correctly describes a token। सी प्रोग्रामिंग में टोकन्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? देखो यहां लिखा है टोकन। क्या होता है टोकन? तो टोकन क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट और मीनिंगफुल यूनिट होता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं तो पहले इसको समझो। इसका आंसर क्या होता है? द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो। अगर सी जो प्रोग्राम होता है उसमें अलग अलग पार्ट्स से मिलके हमारा पूरा प्रोग्राम बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोकन्स। जिसको क्या बोलते हैं? हम टोकन्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास वेरिएबल्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, कोई कीवर्ड्स हो गया। अगर उसको कलेक्टिवली हमें बोलना पड़े तो हम क्या बोलेंगे कि यह एक टोकन है, राइट। नेक्स्ट, तो आप अगर यहां समझो जो टाइप्स ऑफ टोकन्स हैं, जैसे कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, कंस्टेंट्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, स्पेशल सिंबल्स हो गया, जितने भी ये सिंबल्स हैं, जितने भी अलग अलग फॉर्म्स हैं, अगर सबको हमें एक टर्म में बोलना पड़े तो हम क्या बोलेंगे? एक टोकन है। क्योंकि हमें आइडेंटिफायर्स का यूज करना पड़ता है, कंस्टेंट का, ऑपरेटर्स का, स्पेशल सिंबल्स का, सबको हम यूज करते हैं तब हमारा जाके कोई भी प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम लिख पाते हैं। तो सारे क्या हैं? टोकन्स हैं। ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स इनसाइड अ ब्लॉक। किसी ब्लॉक के अंदर हम
किसी स्टेटमेंट्स के कलेक्शंस को बोल देंगे? नहीं, इसको नहीं बोलते हैं। ए रिजर्व्ड कीवर्ड यूज्ड फॉर लूप्स ओनली, जो हमारे पास लूपिंग होता है, जो लूप्स होता है उसके अंदर जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं उसको बोल देते हैं? नहीं, ये तो कीवर्ड है। एक कमेंट यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो हम कमेंट करते हैं, जो हम कमेंट करते हैं ताकि कोई भी जो कंपाइलर होगा इस लाइन को नहीं पढ़ेगा। हम कमेंट इसलिए लिखते हैं ताकि फ्यूचर में या हमारी हेल्प करे। प्लस जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, राइट, आपने कुछ फीचर ऐड किया है, कुछ फीचर ऐड किया है और आप कंपनी को लीव कर दिए, कोई नया बंदा ज्वाइन किया, अगर इसी फीचर पे काम करना है तो उसको कैसे पता चलेगा कि कोड किसके लिए लिखा गया है, इस मॉड्यूल का काम क्या है? तो क्या करना पड़ता है, आपको एक कमेंट सिंबल दे के कमेंट लिखना पड़ता है कि जो नीचे कोड लिखा गया है उसका काम क्या है, उसका काम क्या है। उससे क्या फायदा होगा कि जब भी नया डेवलपर आएगा या फिर आप भी कुछ समय बाद उस कोड को फिर से खोलिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें इसकी जरूरत है, राइट। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका ए। Which of the following expressions will result in an integer division in C? बोल रहा है कि जब सी लैंग्वेज में हम इंटीजर डिवीजन करते हैं, मतलब जो इंटीजर डेटा टाइप है उस पर हम डिवाइड का काम करते हैं, तो आंसर क्या होता है? अगर 10 डिवाइडेड बाई 3.0 हम कर देंगे तो इंटीजर आएगा। 10.0 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्या इंटीजर आएगा? 10 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्या इंटीजर आएगा? 10.0 डिवाइडेड बाई 3.0 करेंगे तो क्या इंटीजर आएगा? देखो, अगर इंटीजर डिवीजन में क्या होता है कि अगर दोनों इंटीजर रहेगा, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर इंटीजर रहेगा तो ही आंसर इंटीजर आएगा। अगर एक भी फ्लोट हो गया, एक भी डबल हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? डबल। तो इसको करेंगे तो ये तो फ्लोट है, गलत हो जाएगा। इसमें ये फ्लोट है, गलत। इसमें दोनों फ्लोट है, इस फ्लोटिंग आ जाएगा, गलत। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 3.33, लेकिन हमें इंटीजर डिवीजन करना है, इंटीजर, तो जो फ्लोटिंग पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है हमारा? सी। नेक्स्ट, इंटीजर डिवीजन तब होता है जब दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर हो। अगर दोनों वैल्यूज इंटीजर में हैं, रिजल्ट भी इंटीजर होगा, डेसिमल पार्ट्स कट जाता है, उसको ट्रंकेट हो जाता है। ये चीजें हमने आपको बताया है, राइट। नेक्स्ट, which of the following is the correct syntax for a single line comment in C? बोला है कि जो सिंगल लाइन कमेंट है उसके लिए करेक्ट सिंटेक्स क्या है? क्या हैशटैग है? क्या डबल स्लैश है? क्या ए है? क्या डबल स्टार है? क्या है? देखो, कमेंट क्या होता है, मैंने आपको कमेंट के बारे में बताया था। तो जो कमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। कमेंट क्या होता है? दो टाइप का। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन, जैसे मान लो अगर लिखता हूं दिस इज रोजगार लॉजिक, जैसे मान लो मैं दिस इज रोजगार लॉजिक लिखता हूं और मैं चाहता हूं ये जो लाइन लिखा गया है हमारे प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो उसमें ये लाइन हमारा नहीं दिखे, तो हम क्या करेंगे? सी लैंग्वेज में डबल फॉरवर्ड स्लैश लिख देंगे। इससे क्या होगा, जो डेवलपर होगा, जो बंदा होगा, उसको तो ये चीजें दिखेंगी, लेकिन जैसे प्रोग्राम कंपाइलर रन होगा उस समय ये चीजें नहीं दिखेंगी, राइट। अच्छा, तो हमने सिंगल लाइन ये बोल दिया, सिंगल लाइन। अगर मैं चाहता हूं, जैसे मान लो दिस रोजगार लॉजिक और 50 लाइन और है या फिर एक से ज्यादा लाइन है, अगर सबको मैं करना चाहता हूं तो एक तरीका है कि सब में मैं एक सिंगल लाइन लगा दूं, सब में काफी हेक्टिक हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉरवर्ड स्लैश स्टार और इसके बीच में जितना चीजें लिख दूंगा, फिर एक स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो गया, जिससे क्या होगा कि आप जितने भी लाइन इसके अंदर लिख सकते हैं लिख दीजिए, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, तो जो हैशटैग है क्या करता है सर? ये हमारा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जैसे हम लिखते हैं ना हैश इंक्लूड stdio.in, हैश इंक्लूड, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक कमेंट है, लेकिन ये HTML का जो कोड होता है, HTML के लिए एक कमेंट यूज होता है और ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारा कोई भी कमेंट नहीं है। तो सिंगल लाइन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश और मल्टी लाइन के लिए एक फॉरवर्ड स्लैश स्टार, इसके अंदर पूरा का पूरा हमारा लाइन
और फिर एक स्टार और फॉरवर्ड स्लैश, राइट। नेक्स्ट, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। देखो मल्टीलाइन हमने बताया था, यहाँ लिखा हुआ है, सिंगल लाइन यहाँ है, डॉक्यूमेंटेशन कोड को एक्सप्लेन करना, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, जैसे हैच इंक्लूड हैच डिफाइन, ये हमारा क्या है, प्री प्रोसेसर। Which of the following header files is required to use the printf function is C? बोला है कि कौन सा हेडर फाइल चाहिए जो printf फंक्शन को इंक्लूड करता है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी भी चीजें होती हैं वो किसी न किसी मॉड्यूल से डिराइव की गई रहती हैं, किसी न किसी लाइब्रेरी से डिराइव की गई रहती हैं, कि उस लाइब्रेरी में पहले से कोई फंक्शन इंप्लीमेंटेड रहता है, उसी फंक्शन को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको कंपाइलर को बताना पड़ता है कि भाई तुम्हें इस फंक्शन को इस लाइब्रेरी से लेके आना पड़ेगा, राइट। तो जो प्रिंट एफ फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम स्क्रीन पे चीजों को प्रिंट करते हैं, सी लैंग्वेज में यह किस हेडर फाइल में आता है? क्या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में आता है, स्ट्रिंग में आता है, स्टूडियो डॉट एच में आता है, कोनियो डॉट एच में आता है? कोनियो मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल, स्टूडियो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये किस में आता है? ये आता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में। अच्छा, जो कोनियो है, कोनियो ये होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। अगर मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूं, कंसोल में जो इनपुट आउटपुट होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट, जैसे एक फंक्शन की मैं बात करूं जैसे गेट सी एच, इसके लिए होता है स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन है, स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन, जैसे जैसे मानो स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए तो str लेंथ, स्ट्रिंग को कॉपी करना है तो strcpy कॉपी कर दी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ये क्या होता है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या करता है? मेमोरी एलोकेशन में काम आता है, मेमोरी एलोकेशन में, एग्जिट फंक्शन में, रैंडम फंक्शन में, इसमें कौन काम आता है? हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो प्रिंटफ किस में होता है? वो होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स में। तो मैंने यहाँ कुछ पहले से भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज टू ऑब्टेन द मेमोरी एड्रेसेस ऑफ अ वेरिएबल इन सी? देखो जो हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कोई भी वेरिएबल है, जैसे मान लो कोई वेरिएबल है इंट ए बराबर 10, इसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया, तो जो ए है वेरिएबल, इसका मेमोरी एड्रेस हमें कैसे मिलेगा? किस ऑपरेटर का हम यूज करेंगे जिससे जो वेरिएबल ए है इसका मेमोरी एड्रेस हमें देखने को मिले? किससे मिलेगा? विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटर्स यूज्ड टू ऑब्टेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स इन सी? क्या स्टार से मिल जाएगा? क्या हमारा एम्परसेंड से मिलेगा? क्या परसेंटेज से मिलेगा? क्या हैशटैग से मिलेगा? तो जो स्टार है इसको बोलते हैं डीरेफरेंस ऑपरेटर, इससे नहीं मिलेगा। जो एम्परसेंड है, एम्परसेंड क्या है? यह मेमोरी एड्रेस को बताता है। अच्छा, ये क्या है? ये हमारा परसेंटेज का साइन है, जो मॉडुलस का साइन है, जो रिमाइंडर को दिखाता है ऑपरेटर। और हैशटैग क्या करता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो हैश इंक्लूड, किसी भी चीज को हमें इंक्लूड करना होता है उसके लिए दिखाता है। एड्रेस ऑपरेटर क्या है? एम्परसेंड, इसको क्या बोलते हैं? एम्परसेंड, एम्परसेंड पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑपरेटर जो वैल्यू को एक्सेस कराता है। पॉइंटर, एड्रेस स्टोर करने वाला वेरिएबल होता है पॉइंटर, जो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। और परसेंट पी क्या करता है? प्रिंट के लिए यूज होता है, अगर मैं पी लगाता हूं तो। नहीं तो ऐसे मैं यूज करूंगा, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, जो हमें क्या देता है? रिमाइंडर, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेरिएबल्स इन सी इज करेक्ट? देखो वेरिएबल्स क्या होता है, हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? एक ऐसा एंटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, जैसे यहां लिखा है वेरी। अगर मैं वेरिएबल्स को यहां ब्रेक डाउन करूं, वेरिएबल मतलब वेरिएबल जो चेंज होने में समर्थ हो, एबल मतलब करने में समर्थ, वेरी मतलब जो चेंज हो सकता है। अगर मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं यहां लिखने की कोशिश करूं जैसे इंट x इक्वल टू 5, x हमारा क्या है? वेरिएबल है, इंट क्या है? डेटा टाइप, और 5 क्या है? इसका वैल्यू।
अगर मैं यही x को x इक्वल टू अगर 10 लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्यों? क्योंकि यार जो x है वो वेरिएबल है और वेरिएबल में हम वैल्यू को असाइन दोबारा कर सकते हैं, इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो बोला कौन सा स्टेटमेंट है जो वेरिएबल के लिए करेक्ट है? अब जो वेरिएबल है सी लैंग्वेज में उसके काफी सारे नियम हैं कि वेरिएबल कैसे स्टार्ट होगा, कैसे बनेगा, क्या क्या लेटर्स उसमें इंक्लूड हो सकता है, कौन कौन से कैरेक्टर्स, कौन कौन से सिंबल्स, मतलब कैसे, पूरा मिला के बात यह है कि वेरिएबल्स के कुछ नियम हैं कि कैसे वो डिक्लेयर होगा। ए वेरिएबल मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद अ डिजिट। क्या जो वेरिएबल है वो हमेशा डिजिट से शुरू होना चाहिए? करेक्ट पूछ रहा है, क्या डिजिट शुरू होना चाहिए? ए वेरिएबल नेम कैन कंटेन स्पेस। क्या जो वेरिएबल नेम है उसमें स्पेस होना चाहिए? ए वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज्ड। किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें डिक्लेयर करना चाहिए। ए वेरिएबल कैन नॉट कंटेन अंडरस्कोर। जो वेरिएबल होता है उसमें अंडरस्कोर हो सकता है, इसमें लिखा है कैन नॉट कंटेन, ये तो गलत हो जाएगा। ए वेरिएबल मस्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ अ डिजिट। बोला कि जो वेरिएबल है वो हमेशा एक डिजिट मतलब 0 से लेके 9 तक डिजिट से हमेशा शुरू होना चाहिए, ये बात गलत है, 0 से कभी भी शुरू नहीं होना चाहिए। ये वेरिएबल का बेसिक नियम है कि जो वेरिएबल है वो 0 मतलब कोई भी डिजिट वेरिएबल के शुरू में नहीं होना चाहिए। ए वेरिएबल नेम कैन कंटेन स्पेसिस। जो वेरिएबल नेम है उसमें स्पेस होना चाहिए? नहीं, उसमें स्पेस भी नहीं होना चाहिए, किसी वेरिएबल में स्पेस भी नहीं होना चाहिए। ए वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज यूज्ड। किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करने की बहुत जरूरत है। देखो जैसे मान लो इंट एक्स अगर मैं यहां लिखता हूं, जैसे इंट एक्स इक्वल टू 5, हमने क्या किया है, एक्स को डिक्लेयर किया है और उसी समय इनिशियलाइज कर दिया है। अगर मैं चाहूं तो सिर्फ इंट एक्स ऐसे लिख सकता हूं और फिर एक्स इक्वल टू 10 ऐसे लिख सकता हूं। तो एक्स जो है उसको हम यूज तभी कर पाऊंगा अगर मुझे प्रिंट करना है। सी आउट में लिख रहा हूं प्रिंट एफ। अगर मुझे प्रिंट करना है तो पहले मुझे यहाँ डिक्लेयर होना चाहिए, मैं डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकता हूँ अगर यहाँ मैंने डिक्लेयर नहीं किया है तो गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या है, वेरिएबल। अच्छा कुछ इसके नियम है उसको पढ़ो। वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए यूज करने से पहले, बिल्कुल सही बात है। वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल है या तो लेटर से शुरू होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, या फिर अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर। वेरिएबल कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। स्पेसेस अलाउ नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं अलाउ है एक्सेप्ट अंडरस्कोर के। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल्स नेम। जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में, जो कितने हैं 32 कीवर्ड्स हैं। कितने कीवर्ड्स हैं 32। जो सी प्रोग्रामिंग में उसका अलग महत्व है, उसको आप वेरिएबल्स के नेम में यूज नहीं कर सकते हो। जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, मतलब अगर आप स्मॉल एक्स इक्वल टू 10 लिखते हो और फिर कैपिटल एक्स इक्वल टू 10 लिखते हो तो दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि केस सेंसिटिव है। केस मतलब लोअर केस अपर केस, सेंसिटिव है। जैसे नम, नम एंड नम आर डिफरेंट, ये सारे अलग अलग हैं। ये नहीं कि एक बार नाम लिख दिए और उसको यूज कर रहे हैं, नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका सी। नेक्स्ट, इन सी प्रोग्रामिंग आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू नेम वेरिएबल्स, functions, arrays, etc. Identify the invalid identifier from the following. अब देखो तो मैंने अभी आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था, सेम टू सेम वही नियम्स हमारे आइडेंटिफायर्स पे लगता है। तो बोला कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है? इनवैलिड। टोटल मार्क्स हमारा लेटर से शुरू हो सकता है, बीच में अंडरस्कोर आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेटर से शुरू हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है, ये हमने अभी नियम में पढ़ा है कि डिजिट से हमारा जो डिजिट से शुरू नहीं हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, डिजिट से शुरू नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी। द प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव यूज्ड टू इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी प्रोग्राम इज। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मतलब stdio डॉट एच। इसके लिए जो stdio डॉट एच है इसके लिए क्या हम यूज करते हैं? हाँ मैं लिख ही दिया हूँ, यही यूज करते हैं।
डिफाइन किसके लिए यूज करते हैं? डिफाइन करते हैं मैक्रो के लिए। इंपोर्ट, किसी चीज को इंपोर्ट करना है, ये नहीं होगा। हेडर ऐसा कुछ हम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हैश इंक्लूड। नेक्स्ट, जो डिफाइन होता है वो मैक्रो के लिए करते हैं या फिर कंस्टेंट डिफाइन करना हो उसके लिए। और गाइस यार, अगर आप यूपीएलटी ग्रेड के लिए काफी सीरियस हैं तो आप हमारे इस कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं। इसमें आपको 80 प्लस आवर्स का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, एक एक चीज आपको मिल जाएगा जो आपकी प्रिपरेशन में जान डाल देगा। या फिर आप सिर्फ हमारा 99 रुपए का नोट्स लेकर भी पढ़ सकते हैं, अभी एग्जाम बहुत पास में है। इसमें क्या है, आपको सारी चीजें हैं, पूरा पूरे सब्जेक्ट का नोट्स प्लस पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन प्लस 20 सेट्स। अभी से अगर आप 3-4 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे, रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प देखने को मिलेगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। राइट, और कोई भी अगर आपको डाउट आ जाए तो आपको तुरंत इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको लगातार दिख रहा है उस पर मैसेज करना है कि भैया मुझे ये डाउट है, तुरंत रिजॉल्व होगा। राइट, नेक्स्ट, कंसिडर द डिक्लेरेशन कैरेक्टर कैर ch इक्वल टू 65, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखो, इसको बोलते हैं हमारा स्काई वैल्यू, स्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो कई बार तो स्काई का फुल फॉर्म ही डायरेक्ट पूछा जा सकता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे मानो जो कैपिटल ए है उसका स्काई वैल्यू होता है 65, बी का 66, ऐसे ही सी का 67, ये चलते जाता है। फिर जो स्मॉल ए होता है उसका होता है 97, जो स्मॉल बी उसका होता है 98, जो स्मॉल सी उसका होता है 99, ऐसे ही ये चलते जाता है जेड तक। अच्छा, ये भी चलते जाता है जेड तक। तो जो CH65 है इसका मतलब है कैरेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको आपको सिंपली ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कंसीडर द एक्सप्रेशन int a equal to 5 b equal to 9, what will be the value of the expression a plus 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 b? अब देखो, यहां हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स केम इनटू पिक्चर, एक होता है प्लस प्लस ए और एक होता है ए प्लस प्लस। ध्यान समझो, प्लस प्लस ए, प्लस प्लस पहले आ रहा है मतलब प्री इंक्रीमेंट, पहले मतलब प्री, तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, ए प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस बाद में आया है, जो ऑपरेंड है उसके बाद में हमारा ऑपरेटर आया है, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। प्लस प्लस ए मतलब प्री इंक्रीमेंट, क्योंकि जो प्लस प्लस है वो पहले आया है, जो वेरिएबल है उसके पहले है ऑपरेटर। प्री मतलब पहले, तो प्लस प्लस ए आया है मतलब प्री इंक्रीमेंट। ए प्लस प्लस मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट। अच्छा, अब कैसे काम करता है? प्लस प्लस है, प्लस प्लस पहले है, प्लस प्लस अगर पहले है मतलब पहले वैल्यू को ऐड कर लो, पहले वैल्यू को इंक्रीज कर लो, फिर उसको यूज करो। प्लस प्लस बाद में मतलब पहले, पहले आप क्या करो, वैल्यू को यूज कर लो, बाद में उसको इंक्रीज करो। मतलब जो वैल्यू है, जो रॉ वैल्यू है उसको आप यूज कर लो, इंक्रीज बाद में करना। प्लस प्लस ए में क्या है, पहले आप इंक्रीज कर लो, पहले उसको यूज कर, आप प्लस करके यूज कर लो, पहले क्या करना, उसको यूज करना। अच्छा, तो यहां लिखा है ए प्लस 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 बी, तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ 5। इसमें क्या मैंने लिखा है, पहले यूज कर लो, तो ए का वैल्यू हमने पहले यूज कर लिया, बाद में प्लस प्लस करेंगे। यहाँ प्लस 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 बी, बी का वैल्यू कितना है 3, लेकिन प्लस प्लस पहले है तो क्या, बी का वैल्यू पहले बढ़ा लो, तो पहले बढ़ा देंगे क्या आ जाएगा 4, तो 5 से कितना आ जाएगा 9, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 9। इस क्वेश्चन को, इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चन को बच्चे नहीं समझ पाते हैं, काफी मतलब गलती कर देते हैं, तो गलती नहीं करना है। तो यहाँ लिखा है पहले यूज बाद में इंक्रीमेंट, प्लस प्लस में प्लस प्लस में पहले इंक्रीमेंट फिर यूज, पहले हमने इंक्रीमेंट कर दिया फिर उसको यूज कर लिया, इसमें हमने यूज कर लिया, बाद में इंक्रीमेंट करेंगे, तो बाद में इंक्रीमेंट करने का हमारे पास टाइम नहीं है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ वन डायमेंशनल एरे इन सी इज, तो गाइस यार हमने एरे के बारे में अपने कोर्सेज में बहुत भयंकर तरीके से पढ़ा है, एरे क्या होता है, क्यों होता है, उसका यूजेज क्या है, कितने टाइप्स हैं, हर एक टाइप्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे रो और कॉलम में हम जाते हैं, कैसे ट्रैवर्स करते हैं, एक चीज पढ़ा है। तो अभी हमें सिंपली पढ़ना है कि जो वन डायमेंशनल एरे है सी में, उसका कॉमन यूज क्या है।
क्या करता है, जो एरे होता है वो सिंपली डेटा को स्टोर करता है। हालांकि स्ट्रिंग को भी स्टोर कर देगा, कैरेक्टर को भी, फंक्शन को भी, लेकिन वो सारे के सारे क्या है, एक डेटा है। तो क्या करता है, वो डेटा को स्टोर करता है। एरे क्या होता है, एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ये क्या करता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड आउटपुट। अच्छा, ये जो कोड है उसका आउटपुट क्या हो, तो देखो यहाँ प्लस प्लस ए है, मतलब ए का वैल्यू पहले बढ़ जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 4 इक्वल टू बी प्लस प्लस, बी का वैल्यू कितना है यहाँ 3, बाद में बढ़ेगा, पहले यूज होगा, तो पहले यूज होगा बाद में बढ़ेगा। पहले क्या हो रहा है, यूज, और बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या जो 4 है, 4 वो 3 के बराबर है, ये हमारा क्या है, कंपेरिजन ऑपरेटर। दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है तो क्या हो जाएगा, नहीं बराबर तो क्या हो जाएगा, 0। अगर बराबर होता तो क्या होता, 1 होता। आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये देखो बहुत भयंकर क्वेश्चन, यूज ऑफ फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग इंक्लूड्स। जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें फंक्शन का यूज क्या है, फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है ए ग्रुप ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क व्हेन इट इज कॉल्ड। फंक्शन तभी कोई भी काम को कर सकता है जब आप उसे पुकारेंगे। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे, अगर आप फंक्शन को बुला नहीं रहे हैं, तो फिर फंक्शन नहीं आएगा, फंक्शन कोई भी काम नहीं करेगा। अच्छा, फंक्शन क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कोड होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को हमें कराता है। उसका काम क्या है, इनहांसेस लॉजिकल क्लैरिटी ऑफ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के लॉजिकल क्लैरिटी को इनहांस करना, मेक डिबगिंग इजियर, डिबगिंग को आसान करना, हेल्प्स अवॉइड रिपीटिंग ऑफ स्टेटमेंट, हेल्प्स अवॉइड रिपीटिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करने से बचाता है, मतलब बार बार रिपीट नहीं होने देता है। तो देखो फंक्शन का काम ही यही है कि उसको काफी आसानी से आप डिबग कर सकते हो। एक ही चीज को जब बार बार यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं, ताकि वो चीजें बार बार रिपीट ना हो। तो हमें इस ऑप्शन में सारे के सारे जो ऑप्शन हैं हमें सही दिख रहे हैं, मतलब तीनों सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज सी इज आर करेक्ट। कौन सा लैंग्वेज सी के लिए हमारा सही है। इंस्टेड ऑफ इंटायर एरे ए पार्ट ऑफ द एरे कैन ऑल्सो बी पास टू द फंक्शन। पूरा का पूरा एरे पास करने से के अलावा, मतलब जो सी लैंग्वेज है उसमें हम वैल्यू को पास करते हैं, फंक्शन में आर्गुमेंट को पास करते हैं, तो क्या पूरा का पूरा हम एरे भी पास कर सकते हैं और कुछ उसका एक पार्ट भी पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एरे भी कर सकते हैं, उसका छोटा सा पार्ट मतलब सब एरे भी कर सकते हैं। न्यूमेरिक एरे एलिमेंट्स कैनॉट बी असाइन इनिशियल वैल्यूज इफ द एरे इज डिफाइंड इन द पॉइंटर वेरिएबल। बोला कि जो न्यूमेरिक एरे है, न्यूमेरिक जो नंबर वाला एरे है, क्या उसमें हम वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं शुरू शुरू में, ऐसा कुछ नहीं है, हम कर सकते हैं। तो करेक्ट हमारा कौन है, केवल 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज मेनली डेवलप्ड टू इंप्लीमेंट विच ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में इसका यूज होता था। तो आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। डेनिस रिची ने 1970 में बेल लैब्स में डेवलप किया था। इसका मुख्य कारण था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना। बाकी सारे आपको सिंपली यहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट, द ट्रांसलेशन ऑफ ए सी लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज परफॉर्म्ड बाय। जो ट्रांसलेशन है सी प्रोग्राम का मशीन लैंग्वेज में कौन करता है, क्या असेंबलर कर देगा, ये तो असेंबली लैंग्वेज को करता है। क्या कंपाइलर कर देगा, लोडर कर देगा। लोडर क्या करता है, प्रोग्राम को मेन मेमोरी में या फिर रैम में लोड करता है, ये नहीं हो जाएगा। एडिटर क्या होता है, एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम चीजों को परफॉर्म करते हैं, चीजों को एडिट करते हैं। कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो सी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चीजों को एग्जीक्यूट करता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। सोर्स कोड जो ओरिजिनल प्रोग्राम होता है उसको सोर्स कोड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जिस सोर्स कोड को कंपाइलर कंपाइल कर देता है वह ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता है। लोडर क्या करता है, मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करता है। नेक्स्ट, द फाइल जनरेटेड आफ्टर कंपाइलिंग अ सी प्रोग्राम बट बिफोर लिंकिंग इज।
अच्छा, अभी हमने क्या कहा कि जो कंपाइल्ड आउटपुट होता है, जो सी प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं, क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। तो क्या बन जाएगा? ये ऑब्जेक्ट कोड हमारा बन जाएगा। सोर्स कोड क्या होता है? जो रॉ हमारे पास जितने भी कोडिंग होते हैं, जो फाइल्स होते हैं, रॉ फाइल्स जिसको हम कंपाइल अभी नहीं किए रहते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स फाइल। हेडर फाइल क्या होता है? जो हम हेडिंग्स में लिखते हैं, हैच इंक्लूड वाला। लाइब्रेरी फाइल्स क्या होता है? जो हमारा लाइब्रेरी होता है, पहले से बना होता है, जिसमें सारे के सारे हमारे फंक्शंस इंप्लीमेंटेड होते हैं। अच्छा, जो सोर्स कोड होता है, अगर मैं सी प्रोग्राम की बात करूं तो उसको डॉट सी से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसका एक्सटेंशन होता है। कई बार डायरेक्ट एग्जाम्स में यही क्वेश्चन बन जाता है कि जो सी लैंग्वेज है उसका एक्सटेंशन क्या है, और बच्चे यहां भी गलती करते हैं। सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन, जिसके हेल्प से कंपाइलर को पता चलता है कि हाँ, यह सी प्रोग्राम का फाइल है। डॉट सी कंपाइल होता है ऑब्जेक्ट फाइल डॉट ओ डॉट ओबीजी, और लिंकिंग के बाद क्या हो जाता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल जो डॉट ईएक्सी से हम इसको डिनोट करते हैं। इसलिए कंपाइलिंग के बाद और लिंकिंग के बाद जो फाइल बनती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। नेक्स्ट, कंसीडर और टू डायमेंशनल एरे कैरेक्टर एरे। अच्छा, एज्यूमिंग टू मेजर बोल रहा हूँ, एज्यूमिंग रो मेजर ऑर्डर ऑफ स्टोरेज डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। एज्यूमिंग रो मेजर ऑर्डर। अच्छा, रो मेजर ऑर्डर ऑफ स्टोरेज। अगर रो मेजर मतलब पहले रो को फिर कॉलम को हम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? एड्रेस एलिमेंट फाइंड आउट करना है इसका। इस एलिमेंट का हमें एड्रेस फाइंड आउट करना है, अगर बेस एड्रेस 500 है तो। देखो, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो फॉर्मूला से कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है एग्जाम्स में हम भूल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे? बिना फॉर्मूला का करेंगे। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि देखो, बोला है रो मेजर। रो मतलब पहले रो, तो हमारा रो हो जाएगा। रो मेजर मतलब क्या होता है? पहले रो। एक मिनट, मैं लैपटॉप को एक बार चार्ज लगाता हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, इसको बिना फॉर्मूला के हम करते हैं। तो देखो, मैं क्या करूंगा? रो मेजर मतलब पहले रो को फिर कॉलम को। रो, तो रो किससे स्टार्ट हो? हमारा हमारा किससे हो रहा है? 1 से। रो किससे स्टार्ट हो रहा है? हमारा 1 से। तो रो हमारा, मैं यहां लिख देता हूं 1, और कॉलम किससे स्टार्ट हो रहा है? यहाँ 2 से। 2, मतलब ये हमारा बेस एड्रेस हो गया, और इसी का 1 2 का एड्रेस हमारा दिया है 500 क्वेश्चन में। मतलब जो इंडेक्स वैल्यू है 1 और 2, इसका एड्रेस दिया है कितना? 500। अच्छा, अब हमें देखना है, जैसे 1 से लेकर 5 तक है, 1 से लेकर 5 तक, तो टोटल कितना रो होगा? अगर 2 से 7 तक है तो टोटल कितना कॉलम होगा? तो इसको हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मान लो कि एक एक से लेकर 5 तक जो नंबर है, हम पूछेंगे इसमें कितने नंबर है? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ 2 से लेके 10 तक कितना नंबर है? आप बोलोगे सर अब तो गिनना पड़ जाएगा। 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9, और एक 10, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है। तो आप तो एक तरीका इसको गिनो, या फिर आप एक करो, 2 से लेकर 10 तक हमें नंबर निकालना है, कितना नंबर है? तो आप क्या करोगे? 10 - 2 + 1। तो 10 में से दोगे कितना? 8 + 1 9, मतलब 9 नंबर है। इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। वैसे ही अगर 1 से लेकर 5 तक है तो क्या करोगे? 5 - 1 4 + 1, मतलब क्या हो जाएगा? 1। रो कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गया 4 + 1, 5 रो है। कॉलम कितना है? 7 में से 2 गया 5 + 1 6, 6 कॉलम है। तो मैं क्या करूंगा? 5 × 6 का तुरंत एक बना लूंगा। 5 रो, 1 2 3 4 5, कॉलम कितना बनेगा? 6, 1 2 3 4 5। ये सब मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं तुरंत इस क्वेश्चन को बना दूंगा। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझो। अब देखो, जैसे 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 रो हो गया कितना? ये हमारा रो है, हॉरिजॉन्टल रोज वर्टिकल कॉलम्स। तो हमारा एड्रेस किसका दिया है? 1 और 2 का। तो यहाँ रो पहले पहले रो 1 और इसका 2, इसका एड्रेस दिया है हमारा कितना? 500। इसका एड्रेस कितना दिया है हमारा? 500। एक मिनट, इसका एड्रेस दिया हमारा 500। अच्छा, हमें किसका निकालना है? 2 3 का। 2 यहाँ और 3 यहाँ, हमें इसका निकालना है।
देखो 500 है और एक कैरेक्टर एरे है, एक क्या है कैरेक्टर एरे, मतलब एक बॉक्स हम आगे बढ़ेंगे तो एक बाइट एड्रेस बढ़ेगा। तो हमारा 501 हो जाएगा, 502, 503, 504, 505, 506 और ये कितना हो जाएगा 507। 507 आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा इस केस में 507। आप चाहें तो इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में फॉर्मूला याद करना किसी जंग से कम नहीं है, इसलिए हमें जंग नहीं लड़ना है, हमें चीज आसान करनी है, जल्दी से कर लेंगे। अगर आप पहले से मेरे वीडियोज को देखते आ रहे होंगे तो आपको इसका फॉर्मूला भी पता होगा, आपको इसके फॉर्मूला को तुरंत कमेंट कर देना है, कमेंट। अगर आपने मेरा टीआरई का वीडियो देखा होगा उसमें हम इस टाइप के बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन हमने करे हैं, राइट, फॉर्मूला आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, हैश इंक्लूड std.h मेन फंक्शन दिया गया है, एक इंट x है और एक पॉइंटर वेरिएबल है, x इक्वल टू 30, p इक्वल टू x, वैल्यू इसका क्या होगा। देखो जब भी हम पॉइंटर ऐसे लिखते हैं पॉइंटर, तो इसके वैल्यू को असाइन करने के लिए हम एम्परसेंड का यूज करते हैं, एम्परसेंड ऐसे। तो यहाँ डायरेक्ट आप x को असाइन नहीं कर सकते हो, इस केस में क्या दे देगा ये एरर। अगर आप एम्परसेंड x करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 30, आंसर क्या हो जाएगा इस केस में एरर। नेक्स्ट, डैश कन्वर्ट्स और सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन करता है, सिंपली करता है हमारा कंपाइलर। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। इन सी प्रोग्रामिंग बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ, जो स्विच स्टेटमेंट होता है सी प्रोग्रामिंग में उसके बॉडी क्या कंटेंट करता है, एक केस लेवल स्टेटमेंट, डिफॉल्ट लेवल स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट, लूप। लूप जरूरी नहीं है, स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, मस्ट क्या रहना चाहिए, डिफॉल्ट। हमारा डिफॉल्ट अगर मतलब ये ऑप्शनल है, डिफॉल्ट क्या होता है ऑप्शनल, लेकिन जो केसेज होते हैं केस 1 केस 2, क्योंकि उसका नाम है स्विच केस, उसका नाम क्या है स्विच केस, अलग अलग केस में स्विच करो तो केस हमारा रहना मैंडेटरी है। देखो जो स्विच है केस 1 केस 2 ये रहना मैंडेटरी है, अगर डिफॉल्ट नहीं भी रहेगा एक बार के लिए तो काम चलेगा। डिफॉल्ट क्यों रखता है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो डिफॉल्ट वाला हमारा प्रिंट होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। अच्छा, a इक्वल टू 5, इंट a इक्वल टू 5, तो हमारा %d हमारे इंटीजर के लिए है, पहले a प्रिंट करेगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, फिर प्लस प्लस a तो बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा 6, फिर a प्लस प्लस 6 यूज होगा तो 566, और मैक्सिमम लोग इसको तुरंत टिक मारेंगे, 566 आंसर में भी दिख रहा है, 566 आंसर हो जाएगा। लेकिन जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज उसमें क्या होता है कि एक ही वेरिएबल को आप कंसेक्यूटिव उस पे ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो। यहाँ वेरिएबल सिर्फ ए है और उसी पे लगातार आप एक जगह ही ऑपरेशंस कर रहे हो जो कि इनवैलिड है, जो अनडिफाइंड बिहेवियर के अंतर्गत आएगा। मैक्सिमम लोग जो सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं जानते हैं वो तुरंत इसको टिक मारेंगे तुरंत। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप 80 आवर्स कोर्सेज को दे सकते हैं तो आप जाके कोर्स से अभी से पढ़ना शुरू कर दें, जान लगा दें और फिर मजा आ जाएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। हमारे पास इंट एज इक्वल टू 10 है, इफ एज इक्वल टू 5 प्रिंट हेलो या फिर प्रिंट वर्ल्ड। अब देखो यहाँ थोड़ा सा चक्कर आने वाला है, यहाँ ए का वैल्यू 10 है और यहाँ बोल रहे हैं अगर ए का वैल्यू 5 है, यहाँ लेकिन ए का वैल्यू 10 है, अगर ए का वैल्यू 5 है तो हेलो प्रिंट करो नहीं तो वर्ल्ड। तो यहाँ ए का वैल्यू 10 है लेकिन ए का वैल्यू 5 हो जाए तो क्या ए का वैल्यू 5 है, नहीं। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग इसको बोलेंगे एल्स में और वर्ल्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्यों क्यों ध्यान समझो, क्यों, क्योंकि उनको लग रहा है कि ए का वैल्यू यहाँ 10 असाइन किया गया है और इसी के लिए पूछ रहा है कि क्या ए हमारा 5 है, अगर 5 है तो हेलो प्रिंट करो, अगर 5 नहीं है तो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो यहाँ ए तो हमारा 5 नहीं है, ए हमारा क्या है 10 है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए वर्ल्ड। लेकिन थोड़ा सा जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन किया गया है, बोला गया ए का वैल्यू 5 असाइन करो, अगर ए का वैल्यू 5 है मतलब ट्रू है। अगर ए का वैल्यू देखो, अगर मैं यहां लिखूं इफ 0 तब तो फॉल्स हो जाएगा, अगर मैं लिखूं इफ 1, अगर मैं 1 लिखता हूं 0 के अलावा कुछ भी लिखता हूं तो मतलब 1 है, और 1 है तो एक कंडीशन चलेगा। तो यहाँ ए इक्वल टू 5 है मतलब 1 है, इसका वैल्यू 1 है और 1 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा हेल्प। नेक्स्ट, इसका आउटपुट क्या होगा,
हमारे पास ए का वैल्यू 2 दिया है, फिर बी का वैल्यू 3 और सी बोला सी में इसको हम डाल दिए हैं। आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? अच्छा अब देखो, जैसे यहाँ दिया है a प्लस 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 बी एक साथ दिया है, तो इसको हम a प्लस 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 बी माने या फिर a प्लस 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 बी माने? क्या माने? a के साथ प्लस प्लस माने या फिर b के साथ प्लस प्लस माने? ये हमारे साथ हो गया एक समस्या। तो फिर मैं वही चीज बोलूंगा कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप क्या करते हो, जो लैंग्वेज है क्या बोलता है कि लेफ्ट से लेके राइट तक, मतलब ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट से लेके राइट तक हम चीजों को पूरा करते चलेंगे। तो अगर a प्लस 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 बी है तो हम लेफ्ट की तरफ से पूरा करते चलेंगे, मतलब a प्लस प्लस ए पूरा हो गया, अब एक प्लस बच गया तो यहाँ प्लस और फिर b, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आउटपुट। अब सॉल्व करो, जैसे a प्लस प्लस है तो a का वैल्यू क्या है? 2, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर a प्लस प्लस है और यहाँ एक मिनट काटो इसको, a प्लस प्लस है और इधर प्लस b है, तो ये पोस्ट ऑपरेटर है, पोस्ट मतलब बाद में, पहले यूज कर लो बाद में बढ़ेगा, तो a का वैल्यू 2 आ गया, बाद में बढ़ाते रहना, प्लस b का वैल्यू कितना है यहाँ 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5, और जस्ट इसका आंसर हमारे क्या हो जाएगा? 5। अगर आप इसको ले लोगे, बहुत सारे लोग इसको ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 6, लेकिन हमें सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पते हैं तो हम क्या करेंगे? उसको इंप्लीमेंट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज क्लास इन सी? जो सी लैंग्वेज होता है उसमें 4 स्टोरेज क्लास होता है, ऑटो होता है, स्टैटिक होता है, रजिस्टर होता है, वोलेटाइल नहीं होता है। क्या क्या होता है? ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर और एक्सटर्न, 4 होते हैं, वोलेटाइल नहीं होता है। स्टोरेज क्लास क्या होता है? जो वेरिएबल की लाइफ को, उसके स्कोप को, कहाँ एग्जीक्यूट होगा कहाँ नहीं होगा, और स्टोरेज को डिफाइन करता है। इसका आउटपुट क्या होगा? हमारे पास ए इक्वल टू दिया है 5 और एक दिया है ए लेफ्ट शिफ्ट 1। अब देखो इसको तो मतलब आप काफी आसान तरीके से फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा, जो 5 होता है इसको क्या करना है? बिट वाइज ऑपरेटर है, ये है लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज काम करता है, मतलब बीट बाय बीट चीजें काम करती हैं। अच्छा जो 5 होता है उसका बाइनरी में क्या लिखते हैं? जैसे 1 2 4 8 5 को क्या लिखेंगे? 4 1 5, मतलब 101 लिखेंगे, 101 हमने लिख दिया। हमें क्या करना है? एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब जो यहाँ 1 है इसको एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, 0 के यहाँ आ जाएगा, वहां आ जाएगा, 1 के यहाँ आ जाएगा वहां, मतलब एक बिट आपने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो एक बिट ये रह गया खाली, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा? 0। अब क्या हो जाएगा? 1010। इसको बाइनरी, इसको नंबर में क्या लिखेंगे? 1 2 4 8, मतलब 8 और 2 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। आसान नहीं है इस क्वेश्चन को समझना, आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आसान है। अच्छा ये आपने इसको कर दिया, हमने क्या किया? लेफ्ट शिफ्ट है, मतलब जो इसका एक्चुअल वैल्यू है उसको सबको एक बीट लेफ्ट शिफ्ट कर दो, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो एक जो जगह था इसकी जगह पे तो यहाँ खाली हो गया 0। अब इसका एक्चुअल में डेसिमल वैल्यू क्या होता है उसको लिखना होता है। लेफ्ट शिफ्ट बाई 1 वैल्यू को 2 से गुना कर सकते हो, जैसे 5 गुने 2, अगर राइट शिफ्ट करना है तो उसको डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। विच कीवर्ड यू टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ए वेरिएबल? कोई वेरिएबल है, हमने उसको डिफाइन किया है, हम चाहते हैं कि उसके वैल्यू को कोई भी चेंज नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे? स्टैटिक बना देंगे? नहीं। फाइनल बना देंगे? ये तो जावा का कीवर्ड है, जावा में चेंज नहीं हो पाता है। कांस्टेंट बना देंगे? बिल्कुल, कांस्टेंट हम कर देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। वोलेटाइल बना देंगे? नहीं। वोलेटाइल क्या होता है? कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन रोकता है, वैल्यू चेंज रोकता नहीं है। कांस्टेंट हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी? एलोक कुछ होता है? नहीं। न्यू क्या होता है? C++ में होता है। क्रिएट जैसा कुछ नहीं होता है, क्या होता है? मेलोक, मेमोरी एलोकेशन। आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? देखो जैसे एरे साइज 3 दिया है और 10 20 30 दिया है, तो एरे ऑफ 1 मतलब इंडेक्स शुरू होता है कहाँ से? 0 से 0 1 2, 1 क्या है हमारा? 20। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे इन सी? एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट एरे और पैरेंथेसिस कर देंगे? नहीं। इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे, एरे कर देंगे, इंट एरे शिफ्ट कर देंगे। हमें क्या करना है? डिक्लेयर करना है।
अगर इंट एरे कर रहे हैं तो उसका साइज तो हमें चाहिए, यहाँ साइज क्या हो जाएगा बी। व्हाट विल बी द आउटपुट, जैसे ए का वैल्यू 3 दिया है, बी का वैल्यू 4 दिया है। अब हमारे पास है टेरनरी ऑपरेटर, टेरनरी ऑपरेटर। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ कंडीशन चेक कर रहा है क्या जो ए है मतलब 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अगर ये सही है तो यहाँ ए प्रिंट करो, नहीं तो बी प्रिंट करो। क्या जो 3 है 3 वो 4 से बड़ा है, नहीं 4 से बड़ा नहीं है तो ए प्रिंट नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा बी। कौन सा फंक्शन है जो कॉपी करता है स्ट्रिंग को दूसरे में, स्ट्रिंग कॉपी, बिल्कुल कॉपी नहीं, स्ट्रिंग कैट, ये क्या करता है कनकेटिनेट करता है। कनकेटिनेट मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। स्ट्रिंग लेंथ ये क्या देखता है, उसका साइज बताता है, लेंथ बताता है। आंसर क्या हो जाएगा ए। आउटपुट क्या होगा, एरे दिया है 3 साइज का 1 2 3 और डी रेफरेंस ऑपरेटर दिया है एरे +1, इसको पहले समझो। अगर सिर्फ एरे पूछ रहा है, प्रिंट टाइप सिर्फ एरे लिख रहा है, मतलब जो बेस एड्रेस है एरे ऑफ 0 उसको प्रिंट कर देंगे। अगर सिर्फ एरे लिख रहा है तो बेस एड्रेस का क्या है, एरे ऑफ 0 1, आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। अगर एरे +1 है, एरे +1 है तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट मतलब एरे 1, एरे 1 क्या हो जाएगा इसका 2। अगर एरे +1 है और डी रेफरेंस ऑपरेटर दिया गया है तो क्या हो जाएगा वैल्यू एट एरे प्लस एरे का 1, एरे 1 पे जो वैल्यू है, एरे 1 पे जो वैल्यू है 0 1 क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या हो जाएगा। आउटपुट क्या होगा समझो, ये हमारे पास क्या दिया है, 3 फंक्शन दिया है, फन फन और फन जैसे हम कॉल कर रहे हैं तो फन यहाँ आ रहा है, स्टैटिक इन x इक्वल टू 0, फिर x प्लस प्लस, फिर x को प्रिंट कर रहा है। तो देखो स्टैटिक जो वेरिएबल है उसके कुछ रूल्स होते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल एक बार ही डिक्लेयर होता है, उसके बाद सिर्फ वो यूज होते जाता है। तो अगर आप नॉर्मल दिमाग से काम करोगे, नॉर्मल वेरिएबल की तरह काम करोगे बिना स्टैटिक के, तो क्या हो जाएगा फन कॉल होगा, फन यहाँ जाएगा, इसका कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा, स्टैटिक 0 है प्लस प्लस होगा तो 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस पर 1। फिर फन कॉल करेगा, फिर यहाँ 0 है प्लस प्लस होगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 है प्लस प्लस करेगा 1 हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग 1 1 1 इसको टिक मार देंगे। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल्स का जिनको कंसेप्ट पता नहीं है 1 1 1 टिक मार देंगे और गलत कर देंगे। उनको लगेगा कि चीजें हमने सही कर दी है, लेकिन क्या हो जाएगा वो गलत। अच्छा अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो स्टैटिक वेरिएबल है एक बार डिक्लेयर करना है, बाकी सिर्फ उसको यूज करना है। तो पहली बार में 0 था तो बढ़ के 1 हो गया, तो 1 हो गया, ठीक है। दूसरी बार में हमारा 1 है, 1 रिटर्न किया रखा है, फिर एक प्लस प्लस होगा तो 2 हो जाएगा। तीसरी बार में फिर कॉल होगा तो 2 रिटर्न किया है, प्लस प्लस होगा क्या हो जाएगा 3, तो 1 2 3 इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट कॉल एक्स, आप इसको यहां से भी देख सकते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर बिटवाइज और, बिटवाइज और के लिए क्या होता है, ये क्या होता है लॉजिकल और, ये है बिटवाइज और, सही बात है, ये एम्परसेंड एड्रेस ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या है बिटवाइज जॉर, आंसर क्या हो जाएगा बी। और देखो बिटवाइज एंड इसको बोलते हैं, बिटवाइज और, बिटवाइज जॉर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, इस सबको पता है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन बोल देगा कि इसको क्या बोलते हैं, बिटवाइज नॉट बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर है जो साइज बताता है किसी भी डेटा टाइप का, साइज ऑफ, लेंथ, साइज, काउंट, ए नहीं होता है, नहीं होता साइज ऑफ। और इसी के साथ हमारा सी प्रोग्रामिंग खत्म होता है। जितना सिलेबस में दिया है उतना हमने पढ़ लिया है, सिलेबस से ज्यादा ही पढ़ लिया है। सिलेबस में सी प्रोग्रामिंग का सब कुछ नहीं दिया है, इसीलिए जितना सिलेबस में है उतना ही चीजें पूछी जाएंगी। इसको 2 से 3 बार देखना है, इस कोर्स को लेके अच्छे से पढ़ना है या फिर नोट्स लेके अभी से जान लगा देना है, क्योंकि अगर आप 20 दिन में पढ़ दिए